यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से राजधानी में प्रदूषण की जो मात्रा है उसमें कुछ हद तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा एयर क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है एयर क्वालिटी। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर ये जो प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण क्या है, इसके अलावा इसका प्रभाव क्या हो सकता है और सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो मौजूदा स्थिति है उसको जानने की कोशिश करेंगे और इस प्रदूषण के कारण क्या है उन कारणों पर बात करेंगे, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं और सरकार द्वारा इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उन पर बात करेंगे। इसके अलावा अंत में आगे की राह पर बात करेंगे और एक प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इस पूरे विषय को, इस पूरे वीडियो को मुख्य तौर पर पर्यावरण प्रदूषण एवं गिरावट जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है, इन दिल्ली व्हीकल्स आर वर्स्ट ऑफेंडर्स व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन। यानी मुख्य तौर पर इस पूरी खबर में दिल्ली के वायु प्रदूषण पर बात की गई है, उस वायु प्रदूषण के कारणों पर बात की गई है, इसके अलावा उसके प्रभावों को भी समझने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खबर भी है। हमने पहले ही बात की कि दृष्टि संस्थान द्वारा 4 नवंबर से 2023 के प्रीलिम्स के लिए सीसेट का एक कोर्स शुरू किया गया है। ये जो कोर्स है वो पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा और ये कोर्स लाइव होगा, पूरी तरह से लाइव होगा और आप इस कोर्स को जो है मुख्य तौर पर दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए एक्सेस कोर्स की प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और आप 1 साल के भीतर अनलिमिटेड कोर्स की एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड तौर पर असीमित व्यू टाइम मिलेगा, आप जब जितना चाहे इस पूरी वीडियो को, इस पूरे कोर्स को देख सकते हैं। कोर्स की फीस मात्र 10,000 रुपए है और यदि आप इस कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर हुई। अब आगे बढ़ते हैं और दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति पर बात कर लेते हैं। मौजूदा समय में दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अक्टूबर महीने के अंत से ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो रही है और दिल्ली में मौजूदा समय में जो एवरेज AQI है वो 400 से भी ज्यादा बना हुआ है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये मुख्य तौर पर किसी भी क्षेत्र विशेष की वायु गुणवत्ता और वहां के वायु प्रदूषण को मापने के लिए एक डिवाइस के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस में मुख्य तौर पर 8 संकेतक होते हैं, 8 स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष की वायु गुणवत्ता को मापने की कोशिश की जाती है। 8 संकेतकों में मुख्य तौर पर PM2.5 और PM10 जैसे संकेतक शामिल होते हैं। ये दोनों संकेतक इस पूरी एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ श्रेणियों में विभाजित होता है, कुछ कैटेगरीज में विभाजित होता है। मसलन यदि किसी क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच है तो ये माना जाएगा कि वहां की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा यदि किसी क्षेत्र का जो AQI है वो 51 से 100 के बीच में है तो वहां की एयर क्वालिटी संतोषजनक है। यदि किसी क्षेत्र का AQI 101 से 200 के बीच में है तो वहां की एयर क्वालिटी मॉडरेट लेवल की है। इसके अलावा यदि 201 से 300 के बीच के है तो एयर क्वालिटी खराब मानी जाएगी। इसके अलावा यदि जो AQI है वो 301 से 400 के बीच में है तो एयर क्वालिटी बहुत खराब मानी जाएगी और यदि वहां का AQI 401 से 500 के बीच में है तो वहां की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर मानी जाएगी। और इस आंकड़े से, इस कैटेगरी के मुताबिक हम समझ सकते हैं कि दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो AQI है वो 400 से भी ज्यादा बना हुआ है। और यही वजह है कि दिल्ली में मुख्य तौर पर निमोनिया और चेस्ट संक्रमण के बहुत व्यापक मामले देखने को मिल रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरह की खराब वायु गुणवत्ता देखने को मिल रही है। पिछले कई सालों से, बहुत सालों से दिल्ली में सर्दियों के मौसम में दिल्ली की वायु गुणवत्ता इसी तरह से खराब हो जाती है। जैसे ही दिल्ली में हर वर्ष नवंबर महीने की शुरुआत होती है, यहाँ पर वायु की जो गुणवत्ता है, जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये जो पूरी स्थिति है ये दिल्ली में 15 नवंबर तक इसी तरह से जारी रहेगी।
क्यों जारी रहेगी? क्योंकि यही जो पूरी विंडो है 1 नवंबर से 15 नवंबर की, इसी पूरी विंडो के बीच पंजाब और पंजाब के जो आसपास के क्षेत्र हैं जैसे हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश के जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं, इन तमाम क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पराली जलाई जाती है। जो फसल कटने के बाद जो शेष हिस्सा बचता है उसे जलाया जाता है, और इसी की वजह से दिल्ली में इस पूरी अवधि के दौरान 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच जो वायु प्रदूषण की स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसके अलावा यही वजह है कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक हो जाती है, इसी की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा मौतें भी देखने को मिलती हैं। और साल 2020 का एक आंकड़ा बताता है कि इस अवधि के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से 50,000 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई थी, प्रीमेच्योर डेथ हुई थी। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरी स्थिति है वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और इसी पूरी स्थिति की वजह से कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि मौजूदा समय में दिल्ली में हर 10 में से 8 बच्चों को श्वसन संबंधी समस्याओं का, सांस लेने संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में दिल्ली में PM 2 का जो दैनिक स्तर है, मौजूदा समय में दिल्ली में PM 2.5 का जो रेगुलर लेवल है, जो एवरेज लेवल है, वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो लेवल निर्धारित किया है, जो सामान्य स्तर निर्धारित किया है, उससे 6 गुना ज्यादा है। यानी जाहिर तौर पर मौजूदा समय में दिल्ली की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। तो दिल्ली की मौजूदा स्थिति की बात हुई। अब सवाल उठता है कि ये जो दिल्ली की मौजूदा स्थिति है, आखिर ये स्थिति पर पहुंचे कैसे हैं हम, यानी कारण क्या है दिल्ली में वायु प्रदूषण के? तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन सारे कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है वो है पराली जलाना, स्टबल बर्निंग। हम जानते हैं कि दिल्ली एक लैंडलॉक्ड शहर है। दिल्ली मुख्य तौर पर 2 राज्यों से घिरा हुआ है। ये 2 राज्य हैं। सबसे पहला राज्य है हरियाणा और दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा पंजाब भी दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में इन तीनों राज्यों में जब किसानों द्वारा फसल काट ली जाती है तो उसके बाद जो शेष हिस्सा बचता है, उस शेष हिस्से को जला दिया जाता है। और जब ये पराली जलाई जाती है तो इसका धुआं जो होता है, स्मोक जो होता है, वो सीधे दिल्ली में पहुंचता है, और दिल्ली में पहुंचने के बाद यहाँ की वायु गुणवत्ता को खराब कर देता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि आखिर ये वायु गुणवत्ता केवल सर्दियों में ही क्यों खराब होती है, गर्मियों में ऐसा क्यों नहीं होता? तो सर्दियों में ऐसा होता है क्योंकि सर्दियों के दौरान जो हवा होती है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती है। ऐसे में यहाँ पर पहुंच तो जाती है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाती, जिसकी वजह से दिल्ली का वायु प्रदूषण और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि हवा एक ही जगह पर सेटल हो जाती है। तो ये तो पराली जलाना पहला कारण है। इसके अलावा इसमें दूसरा कारण है वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, यानी व्हीकल से जो उत्सर्जन होता है उससे भी बहुत ज्यादा गंभीर माना जाता है। कई रिपोर्ट से बताती हैं कि दिल्ली का जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो सेक्टर मुख्य तौर पर PM 2.5 का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और दिल्ली में PM 2.5 में इस पूरे सेक्टर का जो योगदान है वो 28% से भी ज्यादा है। इसके अलावा दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मुख्य तौर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 80% का योगदान देता है। आंकड़ों की माने तो मौजूदा समय में दिल्ली में तकरीबन 1.18 करोड़ व्हीकल्स, वाहन मौजूद हैं, और इनमें से अधिकांश वाहन बहुत ज्यादा पुराने हैं। आपने अक्सर दिल्ली में देखा होगा कि कई लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो बहुत ज्यादा धुआं निकालती हैं, उनसे बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है। इसी तरह की कई गाड़ियां दिल्ली में मौजूद हैं, और इनकी वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें दूसरा कारण है औद्योगिक प्रदूषण, यानी जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है वो भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हम जानते हैं कि जो दिल्ली क्षेत्र है, जो दिल्ली शहर है, वो लघु उद्योगों का सबसे बड़ा क्लस्टर माना जाता है। यानी दिल्ली में बहुत सारे लघु उद्योग मौजूद हैं, और इनमें से अधिकांश उद्योग हवा, जल और पानी संबंधी किसी भी मानक का पालन नहीं करते, किसी भी स्टैंडर्ड का पालन नहीं करते हैं। यानी ये जो इनका गंदा पानी होता है वो नालों में बहा देते हैं। इसके अलावा इन उद्योगों से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो जाहिर तौर पर इन उद्योगों की वजह से भी ये जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, क्लस्टर्स है, इनकी वजह से भी दिल्ली को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि पिछले कुछ समय में दिल्ली सरकार द्वारा, इसके अलावा दिल्ली प्रशासन द्वारा इस संबंध में कई प्रयास भी किए गए हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जहां पर इस तरह की फैक्ट्रीज खोली जाएंगी, और जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर इस तरह की कोई भी फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। हालांकि अभी भी अवैध तरीके से इस तरह का काम जारी है। इसके अलावा आप चौथे कारण की बात करें तो इस संबंध में जो चौथा कारण है
वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं ये दिल्ली के वायु प्रदूषण में 30% से भी ज्यादा का योगदान देती है। यानी जाहिर तौर पर हमने बात की कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के 4 अलग अलग कारण मौजूद हैं, और जब ये कारण एक साथ आते हैं तो इनकी वजह से नवंबर महीने में दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो ये दिल्ली के वायु प्रदूषण की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है, इसके क्या इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट पर बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होता है, हमारे हेल्थ पर होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वायु प्रदूषण के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मसलन PM 2.5 का ही उदाहरण लें तो PM 2.5 ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिनका डायमीटर, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचकर हमारे फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है, जो वर्किंग प्रोसेस है, जो कैपेसिटी है, उसको प्रभावित करते हैं। और इसकी वजह से हृदय रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इस तरह के पार्टिकुलेट की वजह से, इस तरह के कणों की वजह से असामयिक मृत्यु, प्रीमेच्योर डेथ की जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा पिछले कुछ समय से बढ़ रही है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि यदि आप दिल्ली में सांस लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक दिन में 11 से ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यदि आप एक दिन में इतनी ज़्यादा सिगरेट पिएंगे तो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और कैंसर की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण भारत को हर साल अपनी GDP के तकरीबन 5.4% के नुकसान का सामना करना पड़ता है। वायु प्रदूषण के कारण भारत को, इसके अलावा दिल्ली शहर को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में बताया गया है, खासतौर पर एसोचैम की एक रिपोर्ट बीते दिनों सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि कई जो बिजनेस एम्पायर्स हैं, जो बिजनेस कंपनीज हैं, वो इस बात पर विचार कर रही हैं कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को देखते हुए अपने बिजनेस को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। जैसे बैंगलोर में शिफ्ट किया जा सकता है, बॉम्बे में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली के वायु प्रदूषण की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से उन्हें अपनी कंपनीज बंद करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में यदि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है तो जाहिर तौर पर दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है वो इसकी वजह से प्रभावित होगी। तो ये तो बात हुई इसके प्रभावों की। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति, वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, तो इसी को देखते हुए दिल्ली के प्रशासन द्वारा GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 3rd फेज को लागू कर दिया गया। अब 3rd फेज के तहत क्या होगा, तो 3rd फेज के तहत दिल्ली में किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और किसी भी डिमोलिशन एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। हालांकि इस नियम के तहत मुख्य तौर पर जो राष्ट्रीय महत्व की गतिविधियां हैं उन गतिविधियों पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम अभी भी जारी रहेगा। इसके अलावा इस 3rd फेज के तहत मुख्य तौर पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी वाहन दिल्ली में नहीं चल सकेगा। इसके अलावा यदि दिल्ली में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है, दिल्ली में AQI और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के 4th फेज को लागू किया जाएगा। इस 4th फेज के तहत क्या होगा, तो इस 4th फेज के तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में सार्वजनिक नगर पालिका और जो निजी कार्यालय हैं, जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, वहां की वर्किंग स्ट्रेंथ को 50% तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी केवल 50% कर्मचारी ही ऑफिस आ सकेंगे एक दिन में। इसके अलावा इस पूरे के तहत शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद कर दिया जाएगा। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में इस पूरे 4th फेज के तहत ऑड इवन रूल भी लागू कर दिया जाएगा। यानी एक युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे दिल्ली के वायु प्रदूषण को और ज़्यादा कम करने के लिए। तो ये तो सरकार के प्रयासों की बात हुई। अब अंत में आगे की राह की बात कर लेते हैं। आगे की राह के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, तो आगे की राह के तौर पर सबसे पहले हमें विभिन्न प्रयासों के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। हमने पहले ही देखा कि वायु प्रदूषण के बहुत अलग अलग तरह के कारण हैं।
ऐसे में इन तमाम कारणों को एक साथ संबोधित करने के लिए इनसे संबंधित जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों के एकीकरण की ज़रूरत है, उन नीतियों के कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, उन नीतियों को एक साथ लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो तमाम मंत्रालयों द्वारा, तमाम विभागों द्वारा जो नीतियाँ लागू की गई हैं, दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए, उन नीतियों को भी एक साथ कंसोलिडेट किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा दूसरा ये होगा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को या किसी भी क्षेत्र के वायु प्रदूषण को, वहाँ की वायु गुणवत्ता को हम तब तक नहीं सुधार सकते जब तक वहाँ के लोगों को इस संबंध में जागरूक ना किया जाए। तो वहाँ के लोग कैसे जागरूक होंगे? तो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा कार्यबल तैयार करना होगा, एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना होगा जो आगे चलकर लोगों को इस संबंध में जागरूक कर सके। यानी इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले लोगों का क्षमता निर्माण करना होगा। इसके अलावा इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पराली जलाने की जो समस्या है, उसका एक स्थायी समाधान खोजने की भी ज़रूरत है। हमने पहले ही बात की कि जो जो फसल कटने के बाद जो एक विंडो बचती है, वो केवल 15 से 20 दिनों के बीच की रहती है। ऐसे में किसानों के पास एक बड़ी चुनौती रहती है कि वो अपनी फसल को काटें, जो फसल बची हुई है शेष या जो पराली बची हुई है उसे काटें या फिर मशीनों का इंतज़ार करें। यदि वो मशीनों का इंतज़ार करते हैं तो उनकी फसल का जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो निकल जाएगा। ऐसे में किसानों के पास सबसे बेहतर विकल्प यही रहता है कि वो अपनी पराली को जला दें। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में नीति लागू कर सकती है। इसके सरकार जो मशीनें हैं, मशीनों तक किसानों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये तो आगे की राह की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि सर्दियों के दौरान दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके प्रभावों और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। यानी सर्दियों के मौसम के दौरान दिल्ली में जो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, उसके कारण क्या हैं? इस संबंध में क्या-क्या सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं और किन उपायों को अपनाया जा सकता है? आपको इन तमाम पहलुओं पर 250 शब्दों में एक आंसर लिखना है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसमें कितने संकेतकों का उपयोग किया जाता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा दृष्टि संस्थान द्वारा यूट्यूब पर शॉर्ट्स के लिए एक नया चैनल शुरू किया गया है। नए चैनल का नाम है दृष्टि IAS शॉर्ट्स। आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको 1 मिनट में देश दुनिया की तमाम रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।